गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकल रहे होंगे। ठीक, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका की नाम है ट्रांसफार्मर। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी वजह से आज हम जितना भी डेवलपमेंट देख रहे हैं उसका 90% क्रेडिट इसी इंस्ट्रूमेंट को जाता है, ये जो ट्रांसफार्मर कहलाता है। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो शायद आज इलेक्ट्रिक सप्लाई हमको इतनी सस्ती नहीं मिल पाती। खैर, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये काम क्या करता है। ये एक वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एक तरह की वोल्टेज को दूसरे तरह की वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर 220 वोल्टेज है हमारे पास तो या तो वो उसको 280 करेगा या उसको कम कर देगा, 140 कर देगा, स्टेप डाउन या स्टेप अप। ठीक है, अच्छा, इस ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस। इसका टेक्निकल नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जो कि रोटेट कर रहा हो, सब कुछ स्टेशनरी रहता है। इसमें क्या होता है? वाइंडिंग होती है, एक बोबिन होती है, बोबिन के चारों तरफ वाइंडिंग होती है। ठीक है, बोबिन भी स्टेशनरी, वाइंडिंग भी स्टेशनरी, फिर उसमें कोर ठोक दिया जाता है, कोर भी स्टेशनरी, तो सब कुछ स्टेशनरी रहता है। इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस। ठीक है बच्चों, अब आते हैं आपको ट्रांसफार्मर। जैसा कि आप लोगों ने देखा है इस टाइप के ट्रांसफार्मर आप लोगों ने देखे होंगे। ये छोटा है ट्रांसफार्मर, ठीक है, इस टाइप का ट्रांसफार्मर आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर ये तो मैंने खोला हुआ है ट्रांसफार्मर, इसके बीच में यहाँ ये जो बीच वाली लिम्ब है, इस बीच वाली लिम्ब में ये बोबिन लगी होती है। यहाँ पर ये बोबिन लगी होगी और इधर 2 तार निकलते हैं जो कि प्राइमरी के होंगे और इधर 2 या 3 तार निकलते हैं। 4 तार कभी नहीं निकलेंगे, 2 या 3 तार निकलेंगे, जिसको कि कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, अच्छा, तो आपको ये चीज मैंने दिखा दी है ट्रांसफार्मर। अब देखिए इस ट्रांसफार्मर में ये जो बोबिन है, ठीक है, ये जो बोबिन आपको दिखाई दे रही है, इसके बीच में यहाँ पर ये होल हो रहा है। इस होल में ये जो कोर होती है, ये कोर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, और इसकी थिकनेस भी देख लीजिए। अभी इसकी थिकनेस पर मैं एक डिस्कस करूंगा, बहुत अच्छी बात बताऊंगा इसकी थिकनेस के ऊपर। तो ये थिकनेस देखिए इसकी बहुत ही कम है। ठीक है, इसका भी कारण बताएंगे आपको। तो ये कोर है, इस कोर को कहते हैं ई टाइप कोर। ठीक है बच्चों, ये ई टाइप कोर इसके अंदर यूं डाल दी जाती है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे घुसाए। अब एक ई टाइप कोर इधर से घुसाई गई है। तो इसका तरीका ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि पहले तो हम ये बोबिन में, पहले तो इस बोबिन में हम क्या करेंगे कि प्राइमरी वाइंडिंग कर देते हैं। जो भी गेज हमको सुटेबल हो, जो कि उसकी कैलकुलेशन से निकाला, जैसे हमको मान लीजिए 6 वोल्ट का ट्रांसफार्मर बनाना है, यानी कि सेकेंडरी में हमको 6 वोल्ट लेना है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है, तो उसकी मैथमेटिकल पूरी कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन में क्या होता है कि कितनी बड़ी बोबिन होगी, वो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है कि हम उसकी जो कॉइल बनाएंगे तारों के टर्न की, वो कितनी होनी चाहिए। ठीक, और ये बोबिन का ये जो हाइट है, ये हाइट कहलाता है बोबिन की, ये हाइट कहलाती है यहाँ से यहाँ तक विंडो। तो ये विंडो कितनी होनी चाहिए, बोबिन इतनी बड़ी भी हो सकती है, इतनी बड़ी भी हो सकती है। तो विंडो के मुताबिक उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये सब कैलकुलेशन होता है। फिर ये भी कैलकुलेशन होता है कि प्राइमरी में कितने टर्न देने होंगे, किस गेज की वायर इस्तेमाल होगी। ठीक है, 40 गेज की होगी, 38 गेज की होगी, 42 गेज की होगी। उसी प्रकार फिर हमको 6 वोल्ट का बनाना है तो 6 वोल्ट के लिए हमको सेकेंडरी में कितने टर्न देने होंगे और तार की क्या गेज होगी। ठीक है, 28 गेज की लेंगे, 30 गेज की लेंगे, 32 गेज की लेंगे, वो। ठीक, तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद फिर हम ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग
क्या करेंगे, हम प्लास्टिक की बोबिन लेंगे जो कि अंदर से खुली होगी। ये तो भरी हुई है, इसमें तार लिपटे हुए हैं, ये अंदर से खुली होगी, ठीक है। और अंदर एक वॉल होगी जिसके चारों तरफ हम वाइंडिंग लपेटेंगे। तो हमने पहले क्या किया कि प्राइमरी वाइंडिंग लपेट दी। प्राइमरी वाइंडिंग लपेटने के बाद ये प्राइमरी वाइंडिंग के दो सिरे निकल आए। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक कागज लपेट देते हैं और टेप कर देते हैं, वो इंसुलेशन हो गया। अब उसके ऊपर फिर हम सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटेंगे, ठीक है। अब अगर हमको 606 का ट्रांसफार्मर बनाना है, ठीक है, ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी दो तरीके की निकाली जाती है। एक तो मान लीजिए 6 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, 6 वोल्ट का ट्रांसफार्मर हमको बनाना है, तो सेकेंडरी में हम 606 रखेंगे, तब तो हमको 3 तार निकालनी पड़ेगी। इसमें ये जो बीच वाली जो रेड कलर की आप वायर देख रहे हैं, ये रेड कलर की जो वायर देख रहे हैं, ये सेंटर टैप कहलाती है, बीच वाली, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी का पोर्शन हो गया। तो यहां से ये जो है, ये बीच वाली ये लाल तार है, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेंटर टैप। और ये साइड वाली ये 6 वोल्ट, यहाँ पर 0 और ये 6 वोल्ट। इसको हम क्या करते हैं सर्किट में, जब हम भाई ट्रांसफार्मर से एसी करंट निकलती है, अभी क्यों निकलती है सब डिस्कस हम करेंगे। सेकेंडरी में भी हमको, प्राइमरी में हम एसी वोल्ट देंगे और एसी ही दिया जाता है, डीसी इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये सब आपको बताएंगे। तो जब हम प्राइमरी में हमने एसी वोल्ट दिया, तो सेकेंडरी से भी हमको एसी ही वोल्ट मिलेगा। तो एसी वोल्ट मिलेगा हमको। जितने भी सर्किट इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, उनके लिए उनको रन कराने के लिए हमको डीसी की जरूरत पड़ती है। तो हम फिर रेक्टिफायर लगाते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आपका डायोड का चैप्टर आएगा सेमीकंडक्टर का, उसमें डायोड के बारे में, डायोड लगा के हम उसको डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो बीच वाला टैप है, ये तो अर्थ में चला जाता है, ठीक है। अर्थ जनरली लोग अर्थ कहते हैं, अर्थ कहना गलत है, फेस और न्यूट्रल, ठीक है। अर्थ दूसरी चीज होती है। तो हम ये सेकेंडरी वाले वाइंडिंग को हम क्या करेंगे, न्यूट्रल में डालेंगे। और ये वाली वाइंडिंग और ये वाली वाइंडिंग में हम डायोड लगा देते हैं। डायोड लगा के फिर हम उसको डीसी में कन्वर्ट करके ले लेते हैं। तो जब हम इसको न्यूट्रल कर देंगे, तो यहाँ और यहाँ पर जब हम डायोड लगाएंगे, तो डायोड के जो जंक्शन पॉइंट है, कैथोड का जो जंक्शन पॉइंट है, वहां से हमको डीसी मिलेगी 6 वोल्ट की। तो वहां पर ये मान लीजिए डायोड हमने लगाया, ठीक है, ये 2 डायोड लगाया। इस 2 डायोड में ये वाली वायर यहाँ लगा दी, ये वाली वायर हमने यहाँ लगा दी। तो ये जो जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से हमको 6 वोल्ट मिल जाएगा और ये न्यूट्रल है। तो यहाँ और यहाँ पर जब हम नापेंगे वोल्टेज, तो हमको 6 वोल्ट मिलेगा। अगर हम ये वाली वाइंडिंग को हटा दें, ये वाली वाइंडिंग अगर हम हटा दें बेटा, तब क्या करना पड़ेगा हमको, तब हमको क्या करना पड़ेगा, एक ही डायोड लगाना पड़ेगा ये, और इसको हम न्यूट्रल पर रखेंगे, ये हमारा 0 हो जाएगा। तब हमको क्या होगा, 12 वोल्ट मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तब हमको 12 वोल्ट मिलता है। यहाँ पर तो हमको 6 वोल्ट मिलेगा और ये हमारा 0 हो जाएगा। इसके अक्रॉस जब हम पोटेंशियल नापेंगे तो 12 वोल्ट मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात, तो ये तो बात हो गई ट्रांसफार्मर के, इस ट्रांसफार्मर के मैन्युफैक्चरिंग की। अभी देखिए इसमें मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि ये ई टाइप कोर है। इस ई टाइप कोर को हम यहाँ से इस तरीके से ऐसे डालें, इधर से डालें, तो दूसरी ई टाइप कोर को हम इधर से डालेंगे। जनरली लोग बात क्या करते हैं कि जो अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं, जिनको क्वालिटी अच्छी रखनी है, वो तो एक एक ही कोर डालते हैं। ये सिंगल ही कोर डालेंगे, ऐसे सिंगल, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। जो लोग थोड़ा सा टाइम की बचत कर देते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी को डाउन कर देते हैं, वो क्या करते हैं, 2-2 कोर लगाते हैं। एक कोर यूं लगाएंगे तो एक कोर यूं, या 2 कोर यूं, 2 कोर ऐसे। तो ऐसे करते करते इस पूरे ये गैप को भर दिया जाता है टाइट, एकदम टाइट। भरने के बाद फिर इनके यहाँ बीच में गैप आ जाता है, क्योंकि ये जो कोर है, ये कोर अगर ऐसे जाएगी तो ये कोर ऐसे जाएगी, तो कैसे जाएगी, केवल इतनी रहती है बेटा, इतनी यहाँ तक। ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो गैप आ गया, देखिए अब हम एक कोर को ऐसे डाले, एक कोर को ऐसे डाले, तो अब ये यहाँ पर दूसरी कोर हमारी कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो हमने दूसरी कोर को ऐसे डाल दिया, यूं, ठीक है, ये डाल दिया। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमारे ये बीच में गैप आ गया। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा,
ये बीच में ये गैप आ जाता है। ये देखिए, ये बीच में यहाँ पर गैप आ गया, आपको दिखाई दे रहा होगा ये बीच में गैप। इस गैप में क्या करते हैं, ये वाली कोर यहाँ पर बीच में यूं घुसा दी जाती है, तो ट्रांसफार्मर एकदम पैक हो जाता है। इस कोर को कहते हैं आई, इसको कहते हैं आई, और इसको कहते हैं ई टाइप कोर, इसको कहेंगे आई टाइप कोर। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ जब ट्रांसफार्मर ठुक जाता है, तो ये देखिए ये खुला हुआ ट्रांसफार्मर है, इसके बीच में बोबिन हमने निकाल दी है, ये बोबिन हमने निकाली हुई है, तो ये बोबिन इसके बीच में रहती है। ये पूरा ट्रांसफार्मर आपका बन गया, तो ऊपर से ये क्लैंप कर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 2 होल होते हैं स्क्रू से, जहाँ भी आपको टेलीविजन में या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में, वहाँ पर इसको ये टाइट कर दिया जाता है। ठीक, तो ये आपको ट्रांसफार्मर की हमने ये जानकारी आपको दे दी। अच्छा, अब क्या करते हैं कि ये ट्रांसफार्मर पूरा हमने ठोक लिया, बंद कर दिया इसको। ठीक है, बंद कर दिया। अब तुरंत हम ऐसे लगा नहीं देते सर्किट, मतलब यूज में नहीं लेते इसको। बनाने के बाद पूरा बना लिया तो एक बाल्टी लेते हैं, बाल्टी में वार्निश डाल देते हैं, वार्निश भर देते हैं उसमें। इस ट्रांसफार्मर को, ये बने हुए ट्रांसफार्मर को, इसमें बोबिन लगी होगी, ये वाली बोबिन इसमें लगी होगी। ठीक, इस बोबिन समेत इसको डुबा दिया जाता है। जब इसमें डुबा देते हैं तो इसके अंदर जो एयर गैप होता है, इसके अंदर जो एयर गैप होता है उसमें वार्निश चली जाती है। तो जब हम डुबाते हैं तो बुलबुले से निकलते हैं वार्निश में से, तो सारा एयर निकल जाता है, पूरे में वार्निश घुस जाती है ट्रांसफार्मर में। घंटे आध घंटे उसको वार्निश में ही डूबे रहने देते हैं, फिर निकाल के धूप में रख देते हैं। 1 दिन में 2 दिन में वो सूख जाता है, तो फिर वो इस्तेमाल करने लायक होता है। इसको कहते हैं लेमिनेशन करना, जो आपने बुक में पढ़ेंगे आप, या पढ़ लिया होगा ट्रांसफार्मर के चैप्टर में, कि ट्रांसफार्मर की कोर लेमिनेटेड होती है। मार्केट से खरीद के लाएंगे, वो लेमिनेटेड नहीं होती। ये लेमिनेटेड करने का ये प्रोसेस है कि हम इस तरीके से कोर को फिर लेमिनेट कर देते हैं। अब लेमिनेट क्यों करते हैं, इसका भी डिस्कशन अभी सब चलेगा। अब आ जाइए आप इसमें, यहाँ पर आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, ट्रांसफार्मर के चैप्टर में आप को फिगर दिए हुए हैं, 2 फिगर में, एक फिगर में तो बेटा ये वाला दिया हुआ है, उसमें ई टाइप कोर का फिगर है, और दूसरा इस टाइप का फिगर दिया हुआ है। ये दोनों ही ट्रांसफार्मर हैं, लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है बेटा। इस ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इसको क्या बोलते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इसमें 2 लिंब होती हैं, एक लिंब ये, एक लिंब ये। ठीक है, इस लिंब में जनरली बुक में तो ये दिया हुआ है कि इस लिंब में लपेट दिया तार, ये हो गई प्राइमरी, और इस लिंब में ये तार लपेट दिया, ये हो गई सेकेंडरी। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें क्या करते हैं कि जैसे प्राइमरी में हमको 200 टर्न लेने हैं, तो इस लिंब में हम 100 टर्न लपेटेंगे, फिर वहां से तार को ले जाएंगे, फिर वापस 100 टर्न यहाँ पर करें। आधी आधी लपेटी जाती है, तो प्राइमरी का एक छोर यहाँ निकल आता है, एक छोर प्राइमरी का यहाँ निकल आता है। इसी प्रकार सेकेंडरी में मान लीजिए 150 टर्न हमको रखने हैं, तो 75 टर्न का यहाँ पर लगाएंगे, बाकी 75 टर्न यहाँ पर लगाएंगे। तो ये क्या बन गया, हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर बन गया। इस ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। लेकिन जिसमें ये ई टाइप की कोर डली होती है बेटा, उसको हम कहते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर। उसको क्या बोलेंगे, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। इन दोनों ट्रांसफार्मरों में कुछ अंतर है। क्या अंतर है, कुछ एक अंतर मैं आपको बता देता हूं। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, ये किताबों में नहीं मिलेगी। तो जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, इसमें एक लिंब ये, एक लिंब ये, 2 लिंब होती हैं। ठीक है, पहला अंतर। अब वही पहला अंतर इसमें क्या होता है कि इसमें 3 लिंब होंगी, 1 2 3। तो पहला अंतर क्या हो गया कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में 2 लिंब होंगी, और शेल टाइप ट्रांसफार्मर में 3 लिंब होती है। ठीक है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में साइड में वाइंडिंग होती है, इसमें क्या होता है, सेंटर वाली में वाइंडिंग होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि इसके यहाँ बीच में ये ई टाइप कोर का ये जो पोर्शन है, ये ई टाइप कोर का ये वाला जो लिंब है, ये लिंब इसमें चला जाता है। ठीक है, और इसी
ये लिम्ब हमने इस लिम्ब में ये डाल दिया, अब इसी में प्राइमरी भी लपेटी हुई है, सेकेंडरी भी लपेटी हुई है। तो ये सेंटर वाली लिम्ब में ही प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों अलग अलग लिम्ब्स में है तार। तो एक दूसरा अंतर ये हो गया। तीसरा अंतर क्या होता है कि इसमें दो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ठीक है। इसमें शेल कोर टाइप ट्रांसफार्मर में दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, ठीक, या इलेक्ट्रिक फील्ड कह लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कह लीजिए, दो, इसमें दो होंगे, इसमें एक ही होता है। सेंटर में ही लपेटा हुआ है तो एक ही होगा, यहां पर ही जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो यहां होगा, ठीक। अच्छा, इस वाले ट्रांसफार्मर में ये कौन सा है? कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में चूंकि दो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसलिए इसमें लॉसेस ज्यादा होते हैं, इसमें लॉसेस कम होते हैं। ये कुछ अंतर आपको मैंने इन ट्रांसफार्मरों का बता दिया, ठीक है। तो जनरली आजकल हमने तो अपनी लाइफ में कोर टाइप ट्रांसफार्मर नहीं दिखा, लेकिन स्टडी की है तो वहां पर ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर दो तरह के ट्रांसफार्मरों का जिक्र है, एक कोर टाइप और एक शेल टाइप। तो ये मैंने आपको नॉलेज में डाल दिया। आज जहां भी आप देखेंगे इसी टाइप के ट्रांसफार्मर मिलेंगे जो कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लो करते हैं तो उसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है बेटा। अब अगर इस कंडक्टर में डीसी हमने सप्लाई दी हुई है, डीसी करंट फ्लो कराया है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो क्या होगा कि इधर अगर नॉर्थ बन रहा है तो इधर साउथ बन रहा है, हमेशा इधर नॉर्थ और इधर साउथ ही रहेगा, वो स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर इसमें मैं एसी करंट दे दूं तब क्या होगा कि एसी करंट का पॉजिटिव साइकिल में इधर नॉर्थ बना तो इधर साउथ बनेगा, उसके बाद फिर जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा। पहले इधर नॉर्थ था इधर साउथ था, तो अब इधर नॉर्थ बनेगा और इधर साउथ बन जाएगा। इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का श्रिंक करना। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड का श्रिंक करना, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहां पर आपको दिखाया है कि ये एक कंडक्टर है जिसमें ये आई करंट मैं फ्लो कर रहा हूं, तो इसमें एसी करंट मैंने दी हुई है, ठीक है। एसी करंट दी हुई है तो एक बार ये नॉर्थ बना एक बार साउथ बना, तो अगले हाफ साइकिल में क्या होगा, ये वाला ये बदल जाएगा, यहाँ नॉर्थ बन जाएगा यहाँ साउथ बन जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड श्रिंक करता है। और इसी मैग्नेटिक फील्ड श्रिंक करने की वजह से ही इसके पास में अगर कोई दूसरी, अगर मान लीजिए ये कंडक्टर को हमने कॉइल के रूप में बना लिया, इस कंडक्टर को मैंने ये कॉइल के रूप में बना लिया, ठीक, और यहां पर मैं एसी सप्लाई दे रहा हूं, ठीक। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, अब सपोज मान लीजिए ये हमारा क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, या ये मैंने ऐसे ऐसे बनाया ना, ऊपर ऐसे बनाया है तो ये क्लॉकवाइज बन गया और नीचे वाला हिस्सा एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा नॉर्थ पोल होता है और जो क्लॉकवाइज होता है वो साउथ पोल बनता है। तो ये हमारा चूंकि नॉर्थ पोल है तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, यहां पर चला जाएगा और यहां से ऐसे जाएगा, ठीक है। ऐसे यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, ऐसे जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यू बनेगा। अब पहले हाफ साइकिल में ये बनेगा नॉर्थ, तो ये बना साउथ, तो दूसरे हाफ साइकिल में ये बन जाएगा आपका साउथ और ये बन जाएगा आपका नॉर्थ, ठीक है। तो ये क्रम चलता रहता है जब तक कि इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू रहती है, ठीक। और इसी के जब पास में एक और कॉइल मैंने लगा दिया तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले कॉइल का इलेक्ट्रिक फील्ड, यही इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इसमें भी जाएगा और इसमें जाएगा और वो भी श्रिंक कर रहा है। श्रिंक करने का मतलब वो बदल रहा है, वो स्टेबल नहीं है, वो चेंज हो रहा है। और जब चेंज हो रहा है तो फैराडे के सेकंड लॉ के अनुसार इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। यही सिद्धांत है आपके ट्रांसफार्मर का। प्रिंसिपल क्या है ट्रांसफार्मर का? प्रिंसिपल यहां मैंने लिखा हुआ, प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है कि जब कोई कॉइल, किसी एक कॉइल जो कि सोर्स से कनेक्टेड है उसके और उसमें हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू रखी हुई है,
तो उसके नज़दीक हम कोई एक कॉइल लेके आएंगे जो कि किसी भी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, कोई केवल कॉइल ही है, उसके दो सिरे निकले हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जो ईएमएफ जनरेट होता है यही हमको सेकेंडरी के रूप में मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको चूंकि ट्रांसफार्मर की बात हो रही है तो एक चीज आपको बता दें कि हमारे जो सड़क में आपने देखा होगा सप्लाई के, घरों की सप्लाई के पोल लगे होते हैं, उनमें बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, वो 3 फेज के ट्रांसफार्मर होते हैं। 3 फेज के ट्रांसफार्मर, उनमें आपने सुना होगा एचटी लाइन जा रही है, बोलते हैं ना ये भाई एचटी लाइन है। तो एचटी लाइन कितने प्रकार की होती है इसकी भी नॉलेज आप ले लीजिए। लाइन 3 प्रकार की होती है बेटा, एलटी लो टेंशन लाइन, एचटी हाई टेंशन लाइन, और एक और होती है ईएचटी एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन। मैंने यहां पर लिखा हुआ है लो टेंशन लाइन किसको कहेंगे हम, हमेशा ये सब इंटरव्यू में पूछने वाले क्वेश्चन है। तो लो टेंशन लाइन क्या होता है, जो 1000 वोल्ट से अंदर की सप्लाई जिसमें फ्लो हो रही होती है उनको कहते हैं लो टेंशन लाइन। और 1000 से 33000 वोल्ट तक की लाइन जिसमें ट्रांसमिट हो रही होती है उसको कहते हैं एचटी लाइन, हाई टेंशन लाइन। और 33000 से फिर आगे जितनी भी इलेक्ट्रिक की जो करंट है फ्लो हो रही होती है उसको कहते हैं ईएचटी एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन। तो ये आपको लाइन के बारे में मैंने नॉलेज दे दी कि लाइन कितने प्रकार की होती है, ठीक, लोड के अनुसार। अच्छा, अब आ जाइए आप, जो ट्रांसफार्मर में कोर डाली गई, कोर की जो चर्चा हुई थी, ठीक है, कोर कितने प्रकार की होती है। मार्केट में आप लेने जाएंगे ट्रांसफार्मर, जब आप अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं लेने जाएंगे तो 3 तरीके की कोर मिलती है मार्केट में। एक होती है टाटा कोर जो कि लोहे की होती है, सिंपल आयरन की होती है, वो जैसे ये एकदम स्मूथ है, ये देखिए आप एकदम आपको स्मूथ दिखाई दे रही है, ठीक है। वो क्या होती है, थोड़ी ऊबड़ खाबड़ होती है और मोटी भी होती है, ठीक है ना, वो टाटा कोर कहलाती है। वो बड़ी सस्ती होती है, जो मतलब सस्ते क्वालिटी का सामान बनाने के लिए, ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हम वो टाटा कोर यूज करते हैं। उसके बाद उससे बेटर कोर होती है जापानी कोर, वो थोड़ा इस कोर से मोटी, थोड़ी सी मोटी होती है, येलोइश कलर की होती है, वो थोड़ा येलोइश कलर की होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, वो टाटा कोर से थोड़ा बेटर होती है। और जो सबसे अच्छी कोर होती है उसको बोलते हैं हम CRGO कोर, CRGO कोर, ठीक है, जो कि ये है। ये कौन सी कोर है, CRGO। इसका आप देखिए थिकनेस बहुत ही कम होगा, ये एक शीट की तरह होगी, हाथ से आप यूं देखिए, ये हाथ से मोड़ दीजिए आप, ये मुड़ जाएगी। लेकिन जापानी और टाटा कोर आपकी हाथ से मुड़ेगी नहीं, ये देखिए मैंने मोड़ दिया। तो ये CRGO कोर होती है। CRGO कोर का फुल फॉर्म क्या है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। CRGO का फुल फॉर्म क्या है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। तो ये आपको कोर की नॉलेज मैंने दे दी कि कोर कितने प्रकार की होती है। सबसे बेस्ट कोर क्या होती है, CRGO होती है। उसके बाद जापानी कोर होती है, और उसके बाद तो बेकार की कोर होती है, वो टाटा कोर है। और CRGO का फुल फॉर्म आपका है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ये जो कोर होती है, अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि ये कोर का जो मटेरियल है वो क्या होता है, तो आप जवाब देंगे ये स्टील और सिलिकॉन के एलॉय है। ये क्या है, स्टील और सिलिकॉन का एलॉय है। तो हम इसको बोल देते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील, ठीक है ना। तो ये कोर की भी आपको नॉलेज हमने दे दी। अब आ जाते हैं हम ट्रांसफार्मर के और जो थ्योरी है उस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो चर्चा हो गई आपकी ट्रांसफार्मर के बेसिक नॉलेज की, एक्स्ट्रा नॉलेज जो कि आपको किताबों में कहीं नहीं मिलेगी। अब हम आते हैं ट्रांसफार्मर में। देखिए ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, ठीक है। इस प्राइमरी में हमने जो AC सोर्स लगा रखा है, ठीक है ना। तो प्राइमरी में जो AC सोर्स लगा रखा है
उस एसी सोर्स की करंट यू फ्लो हो रही है। अब इसमें देखिए, यहां पर आप देखिए तो ऐसे बन रहा है, तो ऊपर तो हमारा क्या है, क्लॉकवाइज टर्न है, नीचे एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो नीचे तो बन जाएगा आपका नॉर्थ पोल और ऊपर बन जाएगा साउथ पोल, ठीक है। अच्छा, नीचे नॉर्थ पोल बनेगा तो ये जब भी कोई भी कॉइल होती है बेटा, कोई भी जो कॉइल होती है, जब उसमें करंट फ्लो होती है तो वो एक बार मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। और बार मैग्नेट में आप जानते हैं कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन निकलती है और साउथ के अंदर एंटर कर जाती है, और बार मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। तो इसी प्रकार इसमें भी होगा, ठीक है। ये मान लीजिए नॉर्थ पोल बन गया, ये मान लीजिए साउथ पोल बन गया, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन निकलेंगी और ऐसे जाके ये क्लोज लूप बना लेती हैं ऐसे, ठीक है ना। तो हमने ये प्राइमरी को एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। ये नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल बन गया, यहाँ पर साउथ पोल बन जाएगा फर्स्ट हाफ साइकिल में, ठीक है। और सेकंड हाफ साइकिल में उल्टा हो जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन यू चलेंगी ऐसे, सेकेंडरी में से एंटर होती हुई जाएंगी, ठीक। और दूसरे हाफ साइकिल में फिर इधर की तरफ आएंगी और मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम होंगी। ये जो फील्ड ऑफ लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, ये पहले मिनिमम से मैक्सिमम होंगी, फिर तो यानी कि इनका मैग्नीट्यूड बदल रहा है। और जब मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो फैराडे का सेकंड लॉ ये कहता है कि उसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो यही मैग्नीट्यूड जो चेंज हो रहा है, ये इधर भी चेंज होगा, सेकेंडरी में भी चेंज होगा। अब जब सेकेंडरी में चेंज होगा, स्टेबल रहेगा, तब तो सेकेंडरी में कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एसी दे रहे, एसी क्या है, मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम, और फिर मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम। तो यहाँ भी वही काम होगा, यहाँ पर वही काम होगा। तो इस सेकेंडरी में भी आपका एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी वोल्टेज। तो देखिए, जब हम इसमें एसी की वोल्टेज की सप्लाई इसमें हम दे रहे हैं, तब क्या होगा कि मान लीजिए इसमें एसी की हमने 220 वोल्ट की सप्लाई दी। कितने की सप्लाई दी, ये यहां पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए। मान लीजिए यहां पर एसी, ये जो सोर्स लगा हुआ है, ये हमारा 220 वोल्ट का है, ये 220 वोल्ट का है। और इसमें जो टर्न है हमारे प्राइमरी में टर्न, ये हमारे 100 टर्न है, ठीक है। तो पर टर्न कितने वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे होंगे, ठीक है। तो पर टर्न 2 वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे होंगे, ठीक है। 200 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो एक टर्न में जो मैग्नेटिक एक टर्न में जो वोल्टेज होगा, ये जो 220 वोल्ट हम देंगे, ये पूरा इसमें डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हर एक टर्न जो कि वर्चुअल सरफेसेस बना रहा है, वो सब सीरीज में कनेक्टेड है, और हर टर्न एक अलग लूप का काम कर रहा है, ठीक है। तो हर टर्न में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट जब हर टर्न में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एक टर्न को कितना मिलेगा, 2 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जो सोर्स कनेक्टेड है, इसी सोर्स की एनर्जी मिल रही है प्राइमरी को, और ये एनर्जी जब प्राइमरी को मिल रही है तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी में जा रहा है, सेकेंडरी में जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि सेकेंडरी में भी एनर्जी डेवलप हो रही है एज ए सेकेंडरी वोल्टेज। तो इसको एनर्जी कहां से मिल रही है, सोर्स से मिल रही है, और तो कोई दूसरा कोई साधन है नहीं। तो जितनी एनर्जी इसको मिल रही है सोर्स से, वही एनर्जी इसको ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोर लगा दी है, हमने यहाँ पर कोर डाल दी है। कोर डालने से क्या होगा कि ये जो कॉइल है हमारी, इस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड यू निकल रही है, ठीक है, और इसमें जा रही है। तो क्या होगा कि ये जो, जब हम यहाँ पर ये देखिए, ये डॉटेड लाइन से ये जो कोर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इधर की तरफ आ रही है, इधर की तरफ,
ऐसे ही 3 डायमेंशन में एक हमारी जो कॉइल है, मान लीजिए यहाँ पर ये कॉइल है, तो इसमें से ऐसे ऐसे सभी तरफ जा रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, ठीक है। और इधर ये लिम्ब में ये सेकेंडरी लगा हुआ है। अब जब हम कोर अगर नहीं डालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन थोड़ी जो इस साइड जा रही है वही इसके अंदर एंटर करेगी, इधर वाली एंटर नहीं करेगी, इधर वाली नहीं करेगी, इधर वाली नहीं करेगी। लेकिन जब हम कोर डाल देते हैं तो जो इधर वाली है, इधर वाली है, इधर वाली है, वो भी कोर के थ्रू कोर की तरफ श्रिंक कर जाती हैं और कोर से होते हुए सारी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन सेकेंडरी में चली जाती है। ये है कोर लगाने का फायदा, कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है वो सारी की सारी यहाँ पर एंटर कर जाती है। थोड़ी बहुत लीकेज होती है, इसके बावजूद थोड़ी बहुत लीकेज हो जाती है, फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर आइडियल है, यानी कि वहाँ पर जो कोर का लॉस है, जिसको एडी करंट लॉस कहते हैं, और लॉसेस के बारे में अभी बाद में चर्चा करेंगे, और लीकेज जो फ्लक्स का लीकेज है ये हमारा न के बराबर है। तो ये आइडियल ट्रांसफार्मर हो गया। इसमें जो है जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर निकल रही है उतनी ही इसमें से एंटर हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए इसमें एक टर्न में जैसा कि यहाँ अभी मैंने बताया कि प्राइमरी में एक टर्न में 2 वोल्ट जा रही है, तो ये ध्यान रखिए कि सेकेंडरी में भी एक टर्न में 2 ही वोल्ट जाएगी, क्योंकि वही इस एक टर्न का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वही तो एंटर कर रहा है इसमें, और तो कोई दूसरा कुछ जा नहीं रहा। तो इसमें जो एक टर्न में जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ या जो एक टर्न को वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वही वोल्टेज इधर भी बनेगा, एक टर्न पर उतना ही बनेगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर सेकेंडरी में 50 टर्न है, यहाँ पर एक टर्न को 2 वोल्ट मिल रहा था, वही 2 वोल्ट इसके भी एक टर्न को मिलेगा। अब 50 टर्न है यहाँ पर, ये 50 टर्न है यहाँ पर, तो टोटल जो ईएमएफ डेवलप होगा वो कितना होगा, 50 गुणे 2 यानी कि 100 वोल्ट। तो हमको यहाँ पर कितने वोल्ट मिलेंगे, 100 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर हमने दिया था 200, तो यहाँ पर मिल गया हमको 100, यानी स्टेप डाउन हो गया। अब यही अगर टर्न हम बढ़ा दे 400 कर दें तो कितने मिल जाएंगे, यहाँ पर 800 मिल जाएंगे, तो ये स्टेप अप हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि प्राइमरी में पर टर्न जितने वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सोर्स से, उतने ही वोल्ट यहाँ पर जनरेट होंगे सेकेंडरी में पर टर्न। तो नंबर ऑफ टर्न जितने होंगे उससे आप वो कर दीजिए, तो ये हो गया, ठीक है। आप समझ में आ गई बात। अच्छा, अब देखिए आप, हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ वही सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी में गया, ठीक है। और सेकेंडरी में जैसे जैसे हम नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे सेकेंडरी में ईएमएफ भी बढ़ता चला जाएगा, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी हो गई। यहाँ पर भी जैसे जैसे हम टर्न को कम या ज्यादा करेंगे तो पर टर्न डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज का कम या ज्यादा होता चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ईएमएफ दे रहा है और यहाँ पर जो टर्न है, ठीक है, वो आपस में प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर जो टर्न है और यहाँ पर जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो आपस में प्रोपोर्शनल है। तो हम लिख सकते हैं ईपी अपॉन ई एस इक्वल टू एनपी अपॉन एन एस। यहाँ ईपी क्या है, ई मीन्स ईएमएफ प्राइमरी का, पी मीन्स प्राइमरी, ठीक है। तो प्राइमरी का ईएमएफ डिवाइडेड बाय सेकेंडरी का ईएमएफ, ये बराबर हो जाएगा प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न के। ये रिलेशन तो हमने थ्योरेटिकल बना लिया, ठीक है। अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर ये मानेंगे क्या, ये बात सही भी है कि यहाँ पर जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वही सारा का सारा फ्लक्स यहाँ पर जा रहा है, कहीं से कोई लीकेज नहीं है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि फाई पी यानी कि प्राइमरी में जनरेट हुआ फ्लक्स बराबर डिवाइडेड बाय सेकेंडरी में जनरेट हुआ फ्लक्स, यानी कि
प्राइमरी के फ्लक्स और सेकेंडरी के फ्लक्स का जो रेशियो है, यही फ्लक्स तो यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो ईपी अपॉन ई एस की जगह हम लिख सकते हैं फाई पी अपॉन फाई एस इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, फाई एस को उधर ले गए, तो फाई पी इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस इंटू फाई एस, ठीक। अब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो हमने क्या किया, डी ओवर डी टी फाई पी इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस, ये हमारा कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न चेंज नहीं हो रहा, फाई ही तो चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा जो है यहाँ पर श्रिंक कर रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो एन पी अपॉन एन एस को तो डिफरेंशिएट से बाहर ले लेंगे हम, डिफरेंशिएट करेंगे हम फाई एस को, तो डी ओवर डी टी फाई एस हमने लिख दिया। अब हम जानते हैं कि फैराडे का सेकंड लॉ कहता है कि ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी, इसमें आप एन भी लिख सकते हैं, एन डी फाई ओवर डी टी, नंबर ऑफ टर्न, मैंने एन नहीं लिखा है। तो ई इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी, ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह क्या है कि जो ईएमएफ डेवलप होगा वो रिवर्स पोलरिटी का होगा। अगर करंट एक कॉइल है, ये मान लीजिए यहाँ पर कॉइल है, हमारी करंट इधर जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ईएमएफ पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर हो गया, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनने से इसका जो इस मैग्नेटिक फील्ड बनने, एक ईएमएफ तो हमने दिया, मैग्नेटिक फील्ड बना, अब मैग्नेटिक फील्ड बनने से भी इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा जो कि उल्टी पोलरिटी का होगा, इसलिए हमने माइनस का चिन्ह हम लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे कि E इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी, ठीक। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये डी फाई पी ओवर डी टी, इसको हम ई पी लिख दिए, ठीक है, इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस, एज इट इज आ जाएगा, डी फाई एस ओवर डी टी, इसको हम ई एस लिख दिया, सेकेंडरी का ई एन, ठीक है। ई एस को हम नीचे ले जाएंगे तो हमको क्या मिल गया, ई पी अपॉन ई एस, यही वाला इक्वेशन मिल गया, ई पी अपॉन ई एस इक्वल टू एन पी अपॉन एन। तो ये हमारा प्रूफ हो गया मैथमेटिकली अकॉर्डिंग, इसमें आपने सहायता ली फैराडे के सेकंड लॉ, ठीक। अब आप देखिए एनर्जी का, ये ध्यान रखिए कि ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में जो ईएमएफ डेवलप होता है, ठीक है, उसकी एनर्जी जितनी प्राइमरी में एनर्जी हम देते हैं, प्राइमरी कॉइल सोर्स से जितना एनर्जी लेगी वही एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी सेकेंडरी में, तो एनर्जी दोनों तरफ बराबर है, ठीक है। केवल इसमें चेंज क्या होता है, चेंज होता है क्या, वोल्टेज, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी प्राइमरी में जाएगी उसी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी सेकेंडरी में डेवलप होगी, केवल चेंजिंग आएगी नंबर ऑफ टर्न के हिसाब से वोल्टेज में, ठीक है। तो एनर्जी इनपुट इक्वल टू एनर्जी आउटपुट हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम, तो पावर इनपुट इनटू टाइम इक्वल टू पावर आउटपुट इनटू टाइम, ठीक है। अब टाइम तो दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट। अब यहाँ पर पावर क्या मिल रही है, मैकेनिकल पावर तो है नहीं, इलेक्ट्रिकल पावर है। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, तो हम लिख सकते हैं V1 इंटू I1। V1 क्या है हमारा, प्राइमरी के लिए वोल्टेज, जो प्राइमरी सोर्स से वोल्टेज हम दे रहे हैं, और करंट सोर्स की करंट, तो V1 इंटू I1 प्राइमरी का इक्वल टू V2 अपॉन V2 मल्टीप्लाई बाई I2 पावर आउटपुट। अब यहां पर क्या हो गया, V1 V2 को हम नीचे ले आए, तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू I2 अपॉन I1, एक रिलेशन ये मिल गया हमको, ठीक है। यहां पर तो रिलेशन हमको मिला था EMF और
नंबर ऑफ टर्न का। यहाँ पर हमको रिलेशन मिल गया ईएमएफ। यहाँ पर वी को हम क्या लिख सकते हैं, वी को हम ई पी, V1 को हम लिख सकते हैं EP, और V2 को हम लिख सकते हैं ES। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है V1 अपॉन V2, इसको ब्रैकेट में हम लिख दिया है EP अपॉन ES, यानी कि प्राइमरी में जनरेट हुआ EMF अपॉन सेकेंडरी में जनरेट हुआ EMF, ये बराबर है NP अपॉन NS के, और यही बराबर हो जाएगा I2 अपॉन I1 के। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है रिलेशन, ये क्या लिखा हुआ है रिलेशन, ये वाला रिलेशन, ठीक है, ये क्या लिखा है V1 I1 इक्वल टू V2 I2। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है। इस रिलेशन में आप देखिए तो एनर्जी इनपुट इक्वल टू एनर्जी आउटपुट, ये बराबर रहनी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे हम, ये बराबर रहनी चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि ये तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये हमारा बदलेगा सेकेंडरी में। जब ये बदलेगा यानी कि ये अगर कम होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को हम कम करेंगे तो ये हमारी बढ़ेगी, करंट क्या होगी, ये हमारी बढ़ेगी। और अगर वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं तो ये हमारा कम हो जाएगा, यानी कि सेकेंडरी में वोल्टेज के बढ़ने पर करंट कम होगा और वोल्टेज के कम होने पर करंट बढ़ जाएगा। तो जो भी एनर्जी हम सेकेंडरी से ले रहे हैं, ठीक है ना, तो वोल्टेज अगर बढ़ रही है तो उतना ही लॉस करंट में हो रहा है, और वोल्टेज अगर घट रही है तो उतना ही इंक्रीजमेंट करंट में हो रहा है। तो एनर्जी इनपुट इक्वल टू एनर्जी आउटपुट का जो रिलेशन है वो हमारा वायलेट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये चीज आपने समझ ली होगी। ठीक, आशा है कि अब आपका कोई भी डाउट ट्रांसफार्मर के संबंध में कोई भी नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट आपका है तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका डिस्कशन आपको करके दूंगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, ऑल द बेस्ट। एक चीज बच्चों मैं आपको बताना भूल गया, उसके लिए माफी चाहूंगा। जब हम ट्रांसफार्मर की चर्चा हमने कर ली है सारी, ठीक है, फार्मूले वगैरह सब ड्राइव कर लिए। अब ट्रांसफार्मर में लॉसेस क्या होते हैं इसकी चर्चा मैं करना भूल गया था, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कई तरह के लॉसेस होते हैं। एक तो कहलाती है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होती है कि ये जो हमारी वायर है, आप जानते हैं कि वायर एक कंडक्टिव मटेरियल है, उसमें जब भी कोई भी करंट फ्लो होती है तो उसका अपना रेजिस्टेंस होता है, जो कि हीट के रूप में उस पावर को जो जनरेट कर रहे हैं हम उसमें, वो हीट के रूप में प्रोड्यूस होता है। तो वो जो लॉस है उसको हम कहते हैं कॉपर लॉस। ठीक है, तो यहाँ से जो हम 220 वोल्ट देंगे तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वजह से वो जो पावर हम दे रहे हैं वो, या वोल्टेज कह लीजिए, वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है, जिसको कि हम कहते हैं कॉपर लॉस। दूसरी लॉस क्या होती है आपकी, एडी लॉस। एडी लॉस क्या चीज है, ठीक है, एडी करंट। आपको बुक में एडी करंट दिए बताया है कि एडी करंट जनरेट होती है ट्रांसफार्मर में, एडी करंट जनरेट होती है। अब वो एडी करंट जनरेट कैसे होती है, सपोज मान लीजिए कि मैंने ये ट्रांसफार्मर बनाया है बेटा, ये ट्रांसफार्मर मैंने बनाया। अब इस ट्रांसफार्मर की मोटाई इतनी हो गई मोटाई, तो ये जो मोटाई है इसको मैंने यहां पर ऐसे बना दिया। ठीक, अब अगर इसको मैं कट करता हूं तो कट करूंगा तो इतना ही सरफेस हमको मिलेगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया मिलेगा।
क्रॉस सेक्शन एरिया इतना मिल गया। अब देखिए जब यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स चलेगी इस कोर के थ्रू, इस कोर के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चलेगी, तो होगा क्या कि किसी भी एरिया में, किसी भी एरिया में वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी एरिया में से जब पास होती है, तो उस एरिया का जो क्रॉस सेक्शन होता है, उसकी जो बाउंड्री होती है, उसमें करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, ये एम्पियर्स लॉ है। तो होगा क्या कि इस कोर में भी, इस कोर में भी करंट फ्लो होगी। ठीक है ना, और उस कोर, अब कोर का अपना रेजिस्टेंस है, तो जब करंट फ्लो होगी बेटा, तो क्या होगा कि हीट डेवलप होगी। हीट डेवलप होगी, वो सराउंडिंग में जाएगी, जो कि हमारे सेकेंडरी में जो पावर हमको मिल रही है उसमें थोड़ा सा लॉस होगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एडी करंट लॉस। और इसी एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम चाहते तो हम पूरा का पूरा एक सॉलिड पीस कोर के रूप में लगा सकते थे, लेकिन सॉलिड पीस लगाते तो क्या होता कि हमको क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा मिलता। ठीक है ना, और ज्यादा मिलता तो इस क्रॉस सेक्शन, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में जो करंट बहती वो उस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया को अफेक्ट करती और हीट डेवलप करती। तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन को हमने तोड़ दिया, पतली पतली शीटें में तोड़ दिया। अब इसमें अब लेमिनेट है, लेमिनेट है तो ये एक दूसरे से टच होने के बाद भी ये शॉर्ट नहीं होती, एक दूसरे से टच होने के बाद भी ये शॉर्ट नहीं होती, ये अलग ही बनी रहती है, क्योंकि लेमिनेशन हो गई है, वार्निश की अलग रहेगी। तो कहने का मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, ये देखिए एकदम बहुत ही पतली है, पेपर के माफिक है। ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम हो गया। इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो वेरिएबल है वो जब इसमें से पास होगी, तो उसकी जो बाउंड्री है वो बहुत कम मिलेगी हमको। अब जब बहुत कम मिलेगी तो इसमें वोल्टेज, जो करंट है वो बहुत कम डेवलप होगी, हीट भी कम डेवलप होगी। कहने का मतलब इतने एरिया में जो हीट डेवलप हो रही है उसको हमने नंबर ऑफ पीसेज में तोड़ दिया। तो एडी करंट का लॉस भी इसी प्रकार हम कम कर देते हैं। ठीक है, ये एक फायदा है कोर के लेमिनेट करने का। ठीक है, अच्छा, ई टाइप कोर में एक चीज और आपको बता दें कि इस ई टाइप कोर में यहां पर आपके वाइंडिंग लगी हुई है। वाइंडिंग कहाँ है, यहां पर है। तो यहां पर जो वाइंडिंग है इसमें से मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है, और इसमें से ऐसे भी जा रहा है। ठीक है, यहां वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये सेंटर की लिंब हो गई, ये सेंटर की लिंब हो गई, ये साइड की लिंब हो गई। ठीक है, ये कौन सी हो गई, ये साइड की लिंब हो गई। ये ई टाइप कोर है बेटा। ठीक, अब ये जो सेंटर की लिंब है ये, ठीक है, इसमें ये कोर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लगी हुई है। अब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड इधर वाली तो इधर जा रही है ऐसे, इधर वाली इधर जा रही है ऐसे। अब आप देखिए कि इसमें जो जा रही है, इधर वाली भी इसमें एंटर कर रही है, इधर वाली भी इसमें एंटर कर रही है। तो इसमें तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन प्राइमरी में जनरेट हो रही है, मिडिल वाली जो लिंब है उसमें पूरी जा रही है, लेकिन साइड वाली जो लिंब है उसमें आधी जाएगी। तो एक इसमें और इसमें अंतर ये भी हो गया। इसमें अंतर क्या हो गया कि मिडिल वाली लिंब में पूरी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जाती है। ठीक है, और साइड की लिंब में, इस मिडिल वाली लिंब में जितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, मान लीजिए 10 टेस्ला है तो 5 टेस्ला इधर जाएगी, 5 टेस्ला इधर जाएगी। ठीक है, ये 5 टेस्ला इधर गई, इधर आ गई, ये 5 टेस्ला इधर आई, इधर आ गई। तो टोटल यहाँ कितनी हो गई, यहाँ 10 टेस्ला हो गई, इधर 5, आधी आधी चलिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पूरी जाती है। और ये कोर क्या होता है, कोर एक तरीके का रास्ता है, जो इधर उधर जो लीकेज है उसको रोकने के लिए कोर लगा देते हैं। तो जब ये कोर ठुक जाती है, कोर अगर न ठुको तो इधर उधर सब बहेगी, और जो थोड़ा बहुत इधर जा रही होगी वही इसमें से पास होगी। लेकिन कोर लगाने से क्या होता है, हम एक वे दे देते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन को,
वो क्या होता है, वो सारी की सारी कोर के थ्रू फिर चलती है। तो जो लीकेज का जो फिनोमिना है वो खत्म हो जाता है, लीकेज कम मिलती है। ठीक है, तो ये आपको हमने लॉसेस बता दिया। ठीक है, दो तरीके के लॉस होते हैं, कॉपर लॉस मेन जो है, एक तो कॉपर लॉस है, एक एडी करंट लॉस है। ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट।